क्वेश्चन दिए थे उसमें अगर आप उसको डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको सारे दिखाई दे जाएंगे। और अगर आप ब्राउजर में ओपन करेंगे तो एक क्वेश्चन उसमें डिजिट्स वगैरह डिस्प्ले नहीं होती है, वो एक इमेज बनी हुई है। तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ये आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं न्यू विंडो में ओपन करके, डाउनलोड, उसके बाद अब आप इसे ओपन करके देखेंगे अगर, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट दिखाई दे जाएगा। चलिए, स्ट्रिंग ऑपरेशंस हमने स्टार्ट किए थे, आगे बढ़ाते हैं उसको। तो कॉन्केटिनेशन और रिपीटेशन दो स्ट्रिंग ऑपरेशन हमने देखे थे। अब एक और ऑपरेशन है हमारा जिसका नाम है लेन। लेन ऑपरेशन क्या करता है, हमारा किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर्स अवेलेबल हैं उनका काउंट लाकर आपको दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, मान लीजिए ऐसी स्ट्रिंग है और यहाँ लिख दिया मैंने ड्यू कैट इंडिया। अब मुझे पता करना है इसमें कितने करेक्टर हैं, तो मैनुअली काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। 11 करेक्टर्स हैं। तो अब ये स्ट्रिंग मुझे पहले से पता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर यूजर से इनपुट कराते हैं कि स्ट्रिंग उसमें कितने करेक्टर हैं, अगर मुझे ये पता करना हो तो ऐसा करने के लिए लेन एक फंक्शन होता है। लेन फंक्शन कह रहा आप मुझे स्ट्रिंग दो, इस स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर्स हैं उनका काउंट मैं आपको वापस करूंगा। तो इस तरह से लेन फंक्शन हमें क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर्स हैं उनका काउंट लाकर हमें दे देता है। तो करेक्टर काउंट, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नाम रखना चाहो वो रख लो, बट ऐसा नाम रखो जिससे रीडेबिलिटी बनी रहे, ज्यादा बेटर हो जाता है। अब इसको लिख लेते हैं। जब यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग पास करनी है, इट मीन्स यू कैन पास स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग वैल्यू और एनी एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स स्ट्रिंग। इट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर एक वेरिएबल ही पास करना होगा स्ट्रिंग टाइप का। क्या मैंने बोला, उसको अगर मैं करके देखा हूँ तो अब जो लाइन फंक्शन है, अगर मैं इसमें डायरेक्ट स्ट्रिंग पास कर दूं तो भी सही है। अब इस स्ट्रिंग में 3 करेक्टर, अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा एक्सप्रेशन पास करूं जिससे एक नई स्ट्रिंग बनकर आती है, तो अब इसमें 6 करेक्टर है। तो ये लेंथ एबीसी की नहीं निकालेगा, इस पूरे को सॉल्व करेगा, उससे जो स्ट्रिंग बनेगी उसकी लेंथ निकाल कर देगा। ठीक है, तो
कहीं पर भी स्ट्रिंग का कोई ऑपरेशन अगर किया जाना है तो वहां पर स्ट्रिंग डायरेक्ट भी दे सकते हो एज लिटरल। आप स्ट्रिंग को वेरिएबल में रखा हुआ है तो वेरिएबल के थ्रू भी पास कर सकते हो, या कोई ऑपरेशन ऐसा है जिससे स्ट्रिंग क्रिएट होती है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक और ऑपरेशन, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर मैं किसी वेरिएबल या किसी एक्सप्रेशन को यूज कर पाऊँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास कोई एक वेरिएबल है एज, यहाँ पर मैंने अपनी एज लिखी हुई है और मैं ऐसे लिखता हूँ माई एज इज एज। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये जो एज है ये वेरिएबल माना जाएगा? नहीं, करेक्टर्स ही माने जाएंगे, एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा। तो अगर मैं किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल का यूज करना चाहता हूँ या किसी एक्सप्रेशन का यूज करना चाहता हूँ, लाइक माई करंट एज इज दिस एंड आफ्टर 5 years एज +5, तो क्या इसमें कोई कोई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा? नहीं, एज इट इज आउटपुट आ जाएगा। तो अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल यूज करना चाहता हूँ, कोई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो ऐसी स्ट्रिंग को आप एफ प्रीफिक्स से लिखते हैं। एफ प्रीफिक्स, एफ प्रीफिक्स से जब कोई स्ट्रिंग लिखी जाती है तो उसे हम एफ स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। और एफ स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ चीजों को फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे हम किसी वेरिएबल या किसी एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं करली ब्रेसेस के अंदर। तो हर वो चीज जो एक वेरिएबल या एक एक्सप्रेशन है आप उसे एफ स्ट्रिंग में करली ब्रेसेस का यूज करके डिफाइन करते हैं। माई करंट एज इज 40 एंड आफ्टर 5 years 45। तो इस तरह से आगे चलकर हम एफ स्ट्रिंग के थ्रू डेट और टाइम को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। और भी तरह की वैल्यूज हैं जिनको फॉर्मेट किया जा सकता है, लाइक करेंसी फॉर्मेट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम एफ स्ट्रिंग में इंटीजर, फ्लोट, इन वैल्यूज को यूज कर रहे हैं और यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ और मीनिंगफुल करके देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मेरे पास कोई भी एक फिजिक्स के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं और मैथ्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। अब मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज मार्क्स कंप्यूट करने हैं और उन्हें प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो अब मैं एवरेज निकालना जानता हूँ, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं एवरेज तो निकाल ही लेता हूँ। लेकिन जब मैं इस एवरेज को आउटपुट में दिखाऊंगा तो अभी तक मैं थोड़ा रूखा रूखा सा ही दिखा पाऊंगा, ऐसे करके सिर्फ एवरेज को अपना दिखा सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके दिखाना चाहूँ तो देखो कैसे कर सकते हो। आप कंप्यूट भी एफ स्ट्रिंग के अंदर भी कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीलाइन स्ट्रिंग भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने फिजिक्स मार्क्स इक्वल टू,
अब फिजिक्स के मार्क्स ये मैसेज है। अब इसके आगे मुझे फिजिक्स की मार्क्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो मैंने इसको एफ स्ट्रिंग बनाया। तो एफ स्ट्रिंग चाहे सिंगल कोट वाली बने चाहे ट्रिपल वाली बने, उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर मैंने क्या करा, करली ब्रेसेस में इसके मार्क्स लिख दिए। उसके बाद फिर लिख दिया मैंने केमिस्ट्री मार्क्स। केमिस्ट्री मार्क्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर सी। नेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने मैथ्स मार्क्स इज इक्वल टू एम। उसके बाद फिर लिखा मैंने यहाँ पर एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू, करली ब्रेसेस के अंदर ही, पी प्लस सी प्लस एम डिवाइड बाई 3। और ये मल्टी स्ट्रिंग क्लोज कर दी। ये लो, फिजिक्स के मार्क्स ही हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथ्स के हैं, एवरेज मार्क्स ही हैं। अब जो एवरेज है उसको मैं राउंड करके प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसी में आप राउंड भी लगा सकते हो कि भाई डेसिमल पॉइंट के 2 प्लेस तक हमारा काम करना। तो स्ट्रिंग को बहुत अच्छे से फॉर्मेट आप कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग का यूज करके, है ना। एफ स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट मतलब 3.6 वर्जन में ऐड किया गया था। 3.6 वर्जन अगर हम देखें तो 2017-16 की बात है ये। 2016-17 से पहले और भी अप्रोचेस थी स्ट्रिंग फॉर्मेट करने की, जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं देन दिस अप्रोच। तो अब जब से ये अप्रोच आई है तब से यही अप्रोच को रिकमेंड किया जाता है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो अब आप जब भी किसी स्ट्रिंग में कोई वेरिएबल, कोई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करना चाहें तो आप एफ स्ट्रिंग का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, इट इज द फैसिलिटी टू यूज variables and execute expressions in a string. There are many approaches for this, and f string approach is recommended. f string में क्या सिंटैक्स है उसकी बात करते हैं। तो अगेन ध्यान रखना, जो मैंने पढ़ाया है थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है। मैंने दोनों ही बार एफ स्ट्रिंग को प्रिंट में यूज करा है। जरूरी नहीं है कि पाइथन में जब एफ स्ट्रिंग यूज होगी तो प्रिंट के साथ ही होगी। कल को मैं अगर फाइल पर कुछ राइट करना चाहूँ तो फाइल के साथ भी तो एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। परसों अगर मैं डेटाबेस के टेबल में कुछ राइट करना चाहूँ, इवन पूरे प्रोग्राम में जहां भी स्ट्रिंग हो सकती है, चाहे वो एक वेरिएबल में साइन हो, चाहे वो प्रिंट में जाए या कहीं भी जाए, आप एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। एफ स्ट्रिंग सिर्फ प्रिंट तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, सिंटैक्स में एफ, उसके बाद स्ट्रिंग का कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप वेरिएबल लगाइए। वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। वो टाइप जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं लाइक लिस्ट, टपल, सेट, कोई भी टाइप का वेरिएबल हो सकता है हमारा, किसी भी टाइप का वेरिएबल यहाँ पर अलाउड है। जो अदर अप्रोचेस हैं उनमें थोड़ा सा चैलेंजेस होते हैं ये। फिर करली ब्रेसेस के अंदर ही आप अपना एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, एफ स्ट्रिंग इज नॉट लिमिटेड टू प्रिंट फंक्शन ओनली। ज्यादा बार हम लोग प्रिंट के साथ यूज करते हैं, अदरवाइज जहां भी आपको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है आप यूज कर सकते हैं।
चलो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करो, क्योंकि आगे इसका काफी यूज है। इवन डे टू डे प्रोग्रामिंग में आप एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहे होते हैं। तो एक प्रोग्राम बनाकर दिखाएंगे मुझे जिसमें यूजर से दो स्ट्रिंग इनपुट करनी है, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, फिर उन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैट करके दिखाना है, और जो भी आपको ऑपरेशन करना है वो एफ स्ट्रिंग के अंदर करना है। क्या मैं कहना चाहता हूँ उसको समझ लो। आपको जो प्रोग्राम लिखना है वो इस बात का लिखना है कि जब प्रोग्राम चलेगा तो आउटपुट ऐसा आना चाहिए, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर एंटर सेकंड स्ट्रिंग। ये आपने इनपुट फंक्शन से दो स्ट्रिंग अपनी रख ली। अब आपका आउटपुट आना चाहिए ऐसे करके, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, जो भी आपकी लेंथ होगी वो लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग इज इक्वल टू दो, और रिजल्ट ऑफ कॉन्केटिनेशन इज इक्वल टू जो भी आएगा। अब ये जो आपको पूरा अपना आउटपुट दिखाना है, जिसमें लेंथ आपको यूज करनी है लेंथ फंक्शन से, यहाँ भी लेंथ फंक्शन यूज करना है, और यहाँ पे प्लस कॉन्केटिनेशन करना है, ये एफ स्ट्रिंग के अंदर करना है, अलग से करके प्रिंट नहीं करना है। एफ स्ट्रिंग में ही सारा काम आपको करना है। करके दिखाओ उसे। तो इसमें कुछ ऐसा करना था हमारे लिए, यूजर से दो स्ट्रिंग इनपुट करनी है, लेट सपोज S1। तो जब हमें यूजर से इनपुट कोई स्ट्रिंग लेनी हो तो इनपुट फंक्शन से जो रिजल्ट बनता है उसको फ्लोट में इंट में नहीं लिखते हैं, है ना। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, एंटर सेकंड स्ट्रिंग। तो आप नाम वेरिएबल के ABCD रख लो, कुछ भी रख लो। अब अगर मैं यहाँ पर इनकी लेंथ निकालना चाहता हूँ तो या तो ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग से ही कर लो, या तीन अलग अलग प्रिंट लगा लो, और अलग अलग एफ स्ट्रिंग लगाकर इस काम को कर सकते हो। कैसे? ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ एफ स्ट्रिंग लगा दो और यहाँ लिख दो लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में लेंथ फंक्शन कॉल कर दो, और S1, और ये प्रिंट खत्म हो गया। उसके बाद अगला प्रिंट लगा दो S2, ऐसे लिख दो लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग। चाहूँ तो जैसे मैंने करा था ट्रिपल कोटेड में एक बार में, वो भी कर सकते हैं, S1 प्लस S2। तो पहली स्ट्रिंग मान लो मैंने कर दी ड्यूकेट, दूसरी स्ट्रिंग मैंने कर दी नोएडा। ड्यूकेट नोएडा दोनों की लेंथ 5 5 है। ठीक है। चलो अब आप चाहते हो सर कॉन्कैटिनेशन के बीच में स्पेस आ जाए, तो जो पहले बताया गया था आपको वैसा ही आपको तरीका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कॉन्कैटिनेशन के बीच में स्पेस चाहते हो तो एक स्ट्रिंग और लगा दो यहाँ पर बीच में स्पेस के। चलो पांचवा ऑपरेशन देखो। दरअसल इनपुट से पहले इंट लगा दिया तो कोई इशू है? एरर आ जाएगी, क्योंकि आप उस स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर सकते हो जिसके अंदर डिजिट हो। अब हम यूजर से कह रहे हैं एंटर स्ट्रिंग, तो क्या पता वो क्या लिखे। अगर उससे नंबर मांगते तो वो नंबर ही लिखता। आई के मतलब तो हम नंबर वगैरह अगर हमें मेंशन करने हैं हाँ, तो कुछ करें यूजर जब इनपुट करे नंबर वगैरह तब मेंशन साथ में इंटर फ्लोट करते हैं। आई की अप्रोच। सर वैसा भी तो था ना कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई वेरिएबल या वैल्यू लिख के हम स्ट्रिंग के बाद कॉमा लगा के लिख दे तो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल लिख दें और फिर वो कर्ली ब्रेसेस की जगह पे प्रिंट हो जाएगा। किस वाले में? प्रिंट में? जैसे प्रिंट में कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हमने वेरिएबल लिख दिया है ना। हमने ये खाली छोड़ के
स्ट्रिंग जब खत्म होगी उसमें के बाद कॉमा लगा के वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, और रन करना है। देखो अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, अब यहाँ पे स्ट्रिंग बंद कर दी, कॉमा लगा के सीधा लाइन ऑफ S1 ऐसे, जिसको कह रहे हो। हाँ बट हमें लेंथ ऑफ के बाद आना चाहिए लेंथ, जैसे कि कोई स्ट्रिंग के बीच में ऐसा नहीं कि आखिरी में। अब बीच में अगर लाओगे तो फिर बीच में स्ट्रिंग कैसे खत्म कर दो, और फिर कॉमा लगा के जो लाना है वो ले आओ। ये भी तो एक तरीका है, बट ये तरीका वो नहीं है। नहीं नहीं, ये आउटडेटेड वाली बात नहीं है, ये वो नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। चलो मैं डिफरेंस एक अलग प्रोग्राम से समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने ABC कर दिया, तो यहाँ पर मैंने P की बात कर, रिजल्ट तो आ रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। अलग देखो, मेरे पास एक वेरिएबल है, मान लो एज, जिसकी वैल्यू मान लो मैंने 40 कर दी। नेम वेरिएबल है, मान लो इसकी वैल्यू मैंने आदित्य कर दी। ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू मान लो मैंने डिफेक्ट कर दी, है ना। तो अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर इन वेरिएबल्स को प्रिंट करना है ताकि यूजर समझ जाए कि ये क्या है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एज, नेम और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रिंट करो। अब आप चाहते हो कि एज इक्वल टू 40 ऐसे लिख कर आए, तो अभी तक आप क्या करते थे, ऐसे करते थे, एज और यहाँ पर ऐसे कर दिया, और इक्वल टू लगाना है तो इसी में लगा दिया। ठीक है, तो अब ये वाली जो अप्रोच है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अप्रोच, उसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मैं इस तरह से प्रिंट एक ही है, इसमें मैंने एक और वैल्यू लिखनी है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ऐसे करके, नेम, फिर ये बंद हो गया और नेम वेरिएबल आ गया, कॉमा, ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू, ये ऑर्गेनाइजेशन आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है कि प्रिंट है, प्रिंट के अंदर हम कई सारी वैल्यू कॉमा लगाकर लिख सकते हैं, जो शुरू में पढ़ाया था। तो पहली वैल्यू हो गई स्ट्रिंग ये वाली, दूसरी वैल्यू हो गई ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल, तीसरी वैल्यू फिर ये हो गई, चौथी वैल्यू ये हो गई, पांचवी वैल्यू ये हो गई, छठी वैल्यू ये हो गई। अब हमने सीखा था कि जब प्रिंट से एक साथ कई सारी वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट हर वैल्यू के बीच में आउटपुट में क्या दिखाई देता है, एक सेपरेटर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट में आपको एक सेपरेटर दिखाई दे रहा होगा, जो यहाँ पर स्पेस आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है, ये जो स्पेस आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेपरेटर को ऐसे कर दूं, सेपरेटर इक्वल टू मान लीजिए /n, तो अलग अलग लाइन में आ जाएगा, ऐसे करके कुछ आ जाएगा। अगर मैं सेपरेटर /t कर दूं तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा वो बात की बात। अब पॉइंट इज कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस पूरे रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करना है, इस पूरे रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करना है, और उसके बाद फिर मैं इसे प्रिंट करना चाहूं ऐसे करना, तो क्या मैं ऐसे स्टोर कर लूंगा? क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि मैं आगे प्रिंट का इस्तेमाल करूंगा कि नहीं करूंगा। मैं स्ट्रिंग को वेरिएबल और एक्सप्रेशन के साथ लिखने के बाद मैं एक वेरिएबल में डालूंगा पहले, और वो वेरिएबल का इस्तेमाल मैं कहाँ करूंगा मुझे खुद नहीं पता। तो अभी बताओ क्या पर मैं सेपरेटर लगा पाऊंगा फिर? अभी नहीं, क्योंकि सेपरेटर किसका फीचर होता है, इस प्रिंट का। प्रिंट नहीं तो सेपरेटर नहीं, लिख दिया तो हमने कहा चलो लिख दो, फिर एरर आ जाएगी, क्योंकि सेपरेटर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट में यूज हो सकता है। ठीक है, अब जो मैं आपको सिखा रहा था वो क्या था उसको देखो। अब मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज करता हूँ, लिखा मैंने यहाँ पर एज इज इक्वल टू,
करली ब्रेसेस में एज, ठीक है। उसके बाद आप स्लैश एन लगाओ, स्लैश टी लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ। मान लो स्लैश एन लगा दिया, फिर लिख दिया नेम इज इक्वल टू नेम स्लैश एन, फिर मैंने लिख दिया ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन। मेरी एफ स्ट्रिंग अभी भी सही है, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट एफ स्ट्रिंग का मैंने टॉपिक अभी भी पढ़ लिया। अब ये स्ट्रिंग जो बनकर तैयार हुई, ये एक सिंगल स्ट्रिंग बनकर तैयार हो गई है, जिसको मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब इसका इस्तेमाल मैं कहीं भी कर सकता हूँ, फाइल के साथ करूं, प्रिंट के साथ करूं, किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करने के लिए करूं, या कहीं भी जहां मेरा मन करे वहां मैं कर सकता हूँ। फिलहाल मैं प्रिंट के साथ ही कर लेता हूँ। तो एफ स्ट्रिंग ये है, और जो अभी हम लोग देख रहे थे उसमें एफ स्ट्रिंग का कोई टॉपिक नहीं है, वो प्रिंट की फैसिलिटी है कि आप एक साथ मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। एफ स्ट्रिंग का प्रिंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। आप इस एफ स्ट्रिंग का ऐसा भी कर सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, प्रिंट लाइन ऑफ आर एस, चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल सही है, तो एक स्ट्रिंग ही। तो अब जो रिजल्ट स्ट्रिंग बनी है, इसकी पूरी की लेंथ प्रिंट करेगा 28, ठीक है। तो यहां से यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक 28 करेक्टर इसके अंदर हमारे अवेलेबल है। अब मैं इस रिजल्ट के साथ कुछ और करना चाहूं तो, जैसे जो रिजल्ट है इसमें मैं कॉन्केट करना चाहता हूं अपने मन से कुछ भी, बाय कर दो, तो मना थोड़ी है, तो वो स्ट्रिंग ही, ये पूरी स्ट्रिंग होगी और ये हो गई। चलो एक काम करते हैं, इस सिंटैक्स में थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी, है ना। इट रिटर्न्स ए न्यू स्ट्रिंग आफ्टर, तो यहाँ पे नहीं आया समझ में, नहीं क्या करना है, वो एफ स्ट्रिंग चल रही है, ठीक है। नहीं, अगर मैंने एक्सटेंड करना हमने ऐसे मैन की कर ली जैसे में लिखा, हाँ। यहाँ लिखा, हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे दे दी। अब ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट हो जाए जब आउटपुट आए, ऐसा याद नहीं। मतलब जब आप एफ स्ट्रिंग लिख रहे हो उस समय कर्ली ब्रेसेस में कुछ लिखना नहीं है, लेटर ऑन चाहते हो वो वैल्यू यहाँ आके सेट हो जाएगी। तो पुराने तरीका था, चलो बता देते हैं, एक तरीका एफ स्ट्रिंग का और भी है, वो देख लेते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया ना। अब दूसरा तरीका देखो, अगर एफ स्ट्रिंग हमें यूज करनी है तो यहाँ पर हमने लिखा एज इज इक्वल टू, तो अब जो पुराना तरीका है वो बता रहा हूं मैं, इसमें एफ नहीं लगाना है आपको, एज इक्वल टू बस करली ब्रेसेस लगाना है,
और करली ब्रेसेस में कुछ लिखना भी नहीं है, बस खाली छोड़ दो ऐसे। अपना एक स्ट्रिंग का फॉर्मेट जो बनाना है बना लो, और उस फॉर्मेट में जहां भी कोई वेरिएबल चाहिए, जहां भी कोई एक्सप्रेशन चाहिए, उसकी जगह बस करली ब्रेसेस छोड़ दो, खाली लिखना कुछ नहीं है उसमें, खाली छोड़ दो। ठीक है, ये पुराना तरीका है, नेम इज इक्वल टू खाली छोड़ दिया। ठीक है, स्लैश एन ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू खाली छोड़। अब अगला काम क्या करेंगे, यहां पर इस स्ट्रिंग के ऊपर आप लिखेंगे डॉट फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट के अंदर आप क्या पास करते हैं, इन करली ब्रेसेस के लिए रिप्लेसमेंट पास करेंगे सेम ऑर्डर। ठीक है, तो अब यहां पर पहले वाले करली ब्रेसेस के क्या चाहते हो, एज, तो आपने यहां पे लिख दिया एज। दूसरे वाले की जगह क्या चाहते हो, नेम वेरिएबल। तीसरे की जगह क्या चाहते हो, तीसरे की जगह चाहते हैं org वेरिएबल। तो अब ये फॉर्मेट क्या करेगा, जो आपने यहाँ पर वैल्यूज बताई हैं उनको उसी क्रम में जो आपकी फॉर्मेट से पहले स्ट्रिंग लिखी है, करली ब्रेसेस को हमारा रिप्लेस करता है। इस अप्रोच में आपको याद रखना पड़ेगा डॉट लगाना है, फॉर्मेट लिखना है, याद रखना पड़ेगा कितनी करली ब्रेसेस हैं, और उतनी ही आपको यहाँ वैल्यू देनी पड़ेगी। कम ज्यादा हो गई तो एरर आ जाएगी। अब जैसे आपने यहाँ पर दो ही लिख के छोड़ दिए, उधर तीन करली ब्रेसेस हैं, तो मना करेगा, क्या गई, एक रह गई, रिप्लेसमेंट आउट ऑफ रेंज हो गया, एक और चाहिए मुझे। तो ये एक तरीका होता था, जो पुरानी अप्रोच है उसका आप यूज कर सकते हैं बराबर। तो मैं रिकमेंड करूंगा इसके लिए आप इसी का यूज करें। अब पांचवा ऑपरेशन क्या है, पांचवा ऑपरेशन है किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर। कोई भी स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब एक नया वर्ड पाइथन में जुड़ने जा रहा है, वो है जिसका नाम है मेथड। अभी तक आपको बताए गए थे फंक्शन, लेन फंक्शन, इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, है ना, और बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़ लिए, राउंड फंक्शन। अब अपर एक फंक्शन नहीं है, अपर एक मेथड है। मेथड होने से क्या फर्क पड़ेगा, सिंटैक्स में चेंज हो जाएगा कॉल करने का। जैसे फंक्शन को यूज करने के लिए कॉल करना होता है, उसी तरह से मेथड को भी यूज करने के लिए कॉल करना होता है। दोनों लगभग सेम है, दोनों से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, लेकिन सिंटैक्स में डिफरेंस आता है। ऐसा क्यों करा गया, इसके लिए आपको काफी वेट करना पड़ेगा। जब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी, उसमें आपको समझ में आएगा कि फंक्शन और मेथड में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस होता है ना, कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस क्या होता है। सिंटैक्टिकली तो अभी पता चल जाएगा यूज करने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं करके दिखाता हूं। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग एस है मेरे पास, और इसमें लिखा मैंने यू कैट इंडिया। इसमें मैंने कुछ लोअर कुछ अपर डाल रखे हैं, और एक स्पेस भी है। तो अब अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और मुझसे कहा जा रहा है कि अपर एक मेथड है, तो सिंटैक्स होता है जिस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, उसके आगे डॉट लगाएंगे, डॉट के आगे मेथड का नाम जो ऑपरेशन करेगा अपर, ये सिंटैक्स है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई भी फंक्शन कॉल से पहले आप डॉट देख लें, तो मान के चलो कि शायद वो फंक्शन नहीं है, वो एक मेथड है। अब ये मेथड क्या करेगा, एस स्ट्रिंग जिस पर ये कॉल किया गया है ना, उस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके
एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो म्यूटेबल है, उसमें तो चेंज होगा नहीं ऐसे स्ट्रिंग में। तो अपर हमें एक नई स्ट्रिंग वापस करेगा, और मैं चाहूं तो उसे s2 वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, तो अब अगर मैं पहले s प्रिंट कराता हूं, उसके बाद s2 प्रिंट कराता हूं, तो आप देखेंगे s2 में सारे के सारे करेक्टर्स जो अपर केस में आ सकते थे वो आ गए। स्पेस थोड़ी ना लोअर केस अपर केस में होता है। स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकती है, सिंबल हो सकते हैं, स्पेस हो सकता है। इनमें से सिर्फ अल्फाबेट पर ही अपर केस अपना काम कर सकता है। बाकी और करेक्टर मान लो लिख दिया मैंने यहाँ पर ड्यूकेट स्पेस इंडिया स्पेस एट 2024। अब एट का थोड़ी अपर केस बनता है, टू का थोड़ी अपर केस बनता है, तो वो तो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जो अपर केस होने वाले करेक्टर हैं उनको कन्वर्ट कर दिया, ऑब्वियसली वो अल्फाबेट है। तो ब्रेन को समझाना है अल्फाबेट अलग होते हैं, करेक्टर अलग हो। करेक्टर एक अम्ब्रेला टर्म है, सुपर सेट है, सब कुछ करेक्टर है। कल पढ़ाया था आपको, है ना, स्ट्रिंग में। और उसके अंदर आते हैं अल्फाबेट, उसके अंदर आते हैं डिजिट, उसके अंदर आते हैं सिंबल, सब उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसको हटा रहा हूं सिंपलिसिटी के लिए। तो ये हमारा अपर मेथड हो। अब इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि एक और मेथड है जिसका नाम है लोअर, एस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, बताओ सिंटैक्स क्या होगा लिखने का फिर? एस डॉट लोअर। अच्छा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा अगर मैं ऐसे कहूं ए इक्वल टू ABC, बी इक्वल टू PQR। मैंने कहा लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, बताओ कैसे करोगे? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आपने कहा लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, ऐसे बोलो ए स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, या बी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। लोअर केस में कन्वर्ट कर दो का मतलब ये थोड़ा ना कि पूरा प्रोग्राम में जितनी स्ट्रिंग है सब लोअर केस में आ जाएंगी। अगर एक प्रोग्राम में 10 स्ट्रिंग है तो एक लोअर मेथड से एक बार में एक स्ट्रिंग कन्वर्ट होगी लोअर केस में। किसको करना है बताना पड़ेगा आपको, सिंटैक्स में लिखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि मुझे ए स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो ए डॉट। और अगर आप मुझसे कहते हैं नहीं मैं तो बी को करना चाहता हूं, तो बी डॉट लोअर। अब ए कन्वर्ट नहीं होगी, बी कन्वर्ट होगी लोअर हो। तो जिस स्ट्रिंग के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो स्ट्रिंग पहले आएगी, डॉट, उसके बाद जो ऑपरेशन करने वाला मेथड है उसको कॉल किया जाएगा। ये रूल एक बार बता दिया गया है, दोबारा फिर बता देते हैं कि जहां भी जरूरत किसी स्ट्रिंग की होती है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर स्ट्रिंग वेरिएबल हो सकता है मैं ऐसे लगा दूं, ये भी सही है। तो ABC स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पर ABC प्लस PQR लगा दिया, तो पहले इनका कॉन्कैटिनेशन होगा, फिर जो रिजल्ट स्ट्रिंग बनेगी वो हमारा इस तरह से काम करेगा। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि एस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहां पे लिख दिया एस डॉट लोअर। अब आप मुझे बताएंगे कि मैंने कहाँ गलत करा है। सिंटैक्स मेरा सही, एरर नहीं आएगी, बट जो आप चाहते हो एस का लोअर बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा बस ये बता दो। क्योंकि स्ट्रिंग जिसको आप लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हो वो थोड़ी कन्वर्ट हो रही है, वो एक नई स्ट्रिंग को क्रिएट हमारा कर दिया जाएगा बाई लोअर मेथड, और उस नई स्ट्रिंग में वही करेक्टर होंगे जो इसके अंदर थे, लेकिन वो अपर या लोअर जो आपने कहा है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। अब नया वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख लो, और आप अगर वही रख लें पुराना वाला तो पुराना रख लो, लेकिन ध्यान रखना कि अब एस वेरिएबल से ओरिजिनल स्ट्रिंग लाइन नंबर 1 वाली नहीं मिलेगी फिर आपको, अब जो नई बन गई है वही इसके अंदर आ जाएगी। और अगर आपको आगे के प्रोग्राम में पुराने वाली स्ट्रिंग चाहिए तो है नहीं, खत्म हो गई वो। तो अब आपको इसलिए क्या करना चाहिए, अलग वेरिएबल बना लेना चाहिए, सो डैट आगे के प्रोग्राम में एस अभी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग को एक्सेस कराता रहे हमारे लिए, और जो अभी नई स्ट्रिंग बन रही है उनको अलग अलग वेरिएबल में रख लिया है। तो किसी भी स्ट्रिंग के किए गए ऑपरेशन के रिजल्ट को आप उसी स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अब इसका पुराने वाले का आगे कोई यूज नहीं बचता तो नए वेरिएबल के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पुराने वाले के इस्तेमाल करना। और आपको लगता है नहीं पुराने वाले की जरूरत पड़ सकती है तो नया नाम देना चाहिए। ठीक है,
अब मैं लिखूंगा, बाकी के मेथड करके आप दिखाएंगे। मैंने 2 करके दिखा दिए लोअर अपर, इसमें इस तरह के 5 मेथड मैं आपको पढ़ाऊंगा। 2 तो मैंने करा दिए, 3 आप अपने आप करके दिखाओगे मुझे। तो पहले मैं लिख देता हूँ सबके बाद अपर क्या करूँ। समझाया मैंने आपको, लोअर और अपर है बस। बाकी 3 के बारे में मैंने लिखा है, तो पहले पढ़कर मुझे समझाओ कि क्या लिखा है ये। आदत ये भी डालो कि पढ़कर भी समझ में आना चाहिए। सिर्फ कानों से ही सुनकर सीखना है ये शुरू में ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पर आपको पढ़कर ही सीखना होता है। बताओ पहले, इसको बताओ कैपिटलाइज को। कैपिटलाइज क्या कह रहा है? फर्स्ट लेटर। और बाकी तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। इतना तो आपने सही बोला कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लेकिन आगे वाला हिस्सा आपने छोड़ दिया। वो भी बोलना है कि बाकी जितने लेटर हैं सबको लोअर में लेकर आएगा। अगर कोई कैपिटल निकल आया तो लोअर करेगा उसे। सिर्फ पहले लेटर पे काम नहीं करता, पूरी स्ट्रिंग पे काम करता है कैपिटलाइज।
करके देखो, इसी स्ट्रिंग पे करके देखो, जो मैंने स्ट्रिंग मानी इसी पे करके, इसी में सारे आ जाएंगे। इसी स्ट्रिंग के साथ कैपिटल करो, टाइटल करो, स्वैप केस करो, रिजल्ट देखकर ऑब्जर्व करो, तो जो लिखा है उसे पढ़ के समझो, एक ही बात है कि अलग बात है। टाइम। कहाँ सेव है प्रोग्राम? प्रोग्राम कहाँ सेव करा है आपने? ये वाला वही था, सेव करा हुआ है, सेव ऑलरेडी स्ट्रिंग के पास। इससे पहले भी आ रही थी यार, और अभी आई है। नहीं नहीं, आज से ही आ रही है। अपने बंद प्रोग्राम का नाम स्ट्रिंग मत रखो, कुछ और रख दो, स्ट्रिंग बन रख दो। 3.5 नाम दिया होगा, 3.5 फाइल का नाम दिया। कल मेरे साथ भी तो क्या रहा? मतलब रन नहीं हुआ था, कह रहा था कि मतलब पहले से कॉन्फ़िगर होती है फाइल उसमें। ये चेंज कर दो। कैपिटलाइज टाइटल हो गए दोनों। टाइटल में क्या डिफरेंस है फिर? जैसे ड्यू कैट में डी और इंडिया में आई, अब बाकी सब लोअर। ठीक है, तो वर्ड मानने का इसका तरीका है स्पेस, टैब और न्यू लाइन। तो कैसे पता चलेगा स्ट्रिंग में दूसरा वर्ड है? स्पेस से, या स्लैश टी के बाद, या न्यू लाइन के बाद। जैसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपने लिखी, तो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पर जब जाओगे तो दूसरी लाइन का पहला करेक्टर नेक्स्ट वर्ड माना जाएगा। स्वैप केस क्या कर रहा है? देखो भाई, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो देखो। अपर, लोअर, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में सिर्फ स्ट्रिंग का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे लेटर को लोअर केस में किया जाता है। टाइटल, टाइटल में किसी भी स्ट्रिंग का जो जितने वर्ड्स आ रहे हैं हर वर्ड का पहला कैपिटल। जैसे ड्यूकेट में डी, बाकी सभी, इंडिया में आई कैपिटल, बाकी सभी। स्वैप केस जो अपर में है वो लोअर में आ जाएगा, जो लोअर में वो अपर में चला जाएगा। डी और यू लोअर में थे, कैप्स में हो गए। सी कैप्स में था, लोअर में हो गया, एंड सो ऑन।
रिप्लेस। मान लो यहाँ पर ये ड्यू कैट इंडिया लिखा हुआ है। अब मान लो मैं इसमें ए को कैपिटल ए से रिप्लेस करना चाहता हूँ, एस डॉट रिप्लेस। तो रिप्लेस ऑपरेशन जो होगा वो एस स्ट्रिंग में होगा। अब आपको बताना है किसको किसके साथ रिप्लेस करना है। इस स्ट्रिंग का ओल्ड करेक्टर हमने कहा चलो ए को कन्वर्ट कर देते हैं, किसके साथ, कैपिटल ए के साथ करो। तो अब ये जितनी जगह पर आएगा हर जगह पे कर देगा, हमने कहा जितनी जगह पर आएगा हर जगह पे कर देगा, लेकिन रूल रिप्लेस या कोई भी ऑपरेशन एक नई स्ट्रिंग बना कर देता है, एग्जिस्ट स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं करेगा। तो अब आप प्रिंट करोगे S2 को तो आप ऐसा दिखाई देगा। अगर आप एक करेक्टर की जगह पूरा एक सब स्ट्रिंग है उसको बदलना चाहते हो, सब स्ट्रिंग बदलना चाहते हो का मतलब हम चाहते हैं कि जहां पर डी यू है उसकी जगह ऐसे करके डी यू हो जाए। तो अब इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ डी को बदलता तो यहां बदल जाता, तो मैंने साथ में यू और लगा दिया, है ना। तो अब इसकी जगह पर ये आ जाएगा। मतलब सिर्फ सिंगल करेक्टर को ही रिप्लेस नहीं कर सकते, आप एक सब स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। इवन सब स्ट्रिंग में सिंगल करेक्टर भी होता है, तो इसको भी आप सब स्ट्रिंग कह सकते हैं और इसको भी सब स्ट्रिंग कह सकते हैं। तो अब तो इस तरह से ओल्ड को न्यू के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि सर जो ओल्ड को न्यू के साथ रिप्लेस करा है और वो कई जगह हमारा आता है, तो हर जगह रिप्लेस ना हो, बस सबसे पहली बार जो आता है वहां रिप्लेस हो जाए, तो आप रिप्लेस में तीसरी वैल्यू बता सकते हैं अकरेंसेस, कि इसकी कितनी अकरेंसेस को रिप्लेस करना है। एक ही अकरेंस को रिप्लेस करना है, कौन सी वाली, एक जो सबसे पहले आएगी। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर दो, तो इसकी दो अकरेंसेस रिप्लेस होंगी। हो सकता है कि स्ट्रिंग में कई बार आता हो। अच्छा, इस काम को समझने के लिए मैंने लिखा है इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कई बार ये दे दिया। अब ये कैपिटल ए से रिप्लेस होगा सिर्फ दो अकरेंसेस के लिए, मतलब यहां पर हो जाएगा और यहां पर होगा, बाकियों में नहीं होगा। अगर मैं अकरेंसेस पास नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट ऑल अकरेंसेस होता है, जितनी बार वो आया होगा हर बार रिप्लेस हो गया होगा। तो इस तरह से हम रिप्लेस को यूज कर सकते हैं।
किसी भी स्ट्रिंग से किसी करेक्टर को डिलीट करने का इल्यूजन भी रिप्लेस से दिया जाता है। इल्यूजन का मतलब होता है जो वास्तव में नहीं होता लेकिन आपको लगता ही वही है ना। तो अगर कोई आपसे बोले कि मैं अपनी स्ट्रिंग से किसी करेक्टर को हटाना चाहता हूँ, तो आप कहोगे सर हटा तो सकते नहीं, स्ट्रिंग तो चेंज होती ही नहीं है। लेकिन इस काम को रिप्लेस से कैसे आप सामने वाले को बता सकते हैं, वो देखो। मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, और मान लो यहाँ पे लिखा है हमारा ABC स्पेस DEF। अब मुझसे किसी ने कहा इसमें से स्पेस हटा दो, तो अब हमने कहा स्पेस हटा दो। स्पेस तो एक सिंगल करेक्टर है। आप मुझसे कह दो इसमें से A हटा दो, B हटा दो, कुछ भी हटा दो, तो जनरली किसी स्ट्रिंग से आप शायद स्पेस हटाना चाहोगे, या इसमें ना बीच में डॉट आ रहा है, इसमें से डॉट हटा दो, है ना। तो आप कैसे हटाएंगे? एस डॉट रिप्लेस, लगाओ दिमाग, क्या लिखें? डॉट को रिप्लेस करना है। अब समस्या यह किससे करना है? एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब इसकी जगह पर हमें बिना लेंथ का करेक्टर चाहिए। तो जब ऐसा आप करते हो, तो रिजल्ट स्ट्रिंग से वो करेक्टर आपका डिलीट होता फील होता है, क्या वो वहां पे नहीं। तो रिप्लेस स्ट्रिंग से कुछ भी डिलीट करने का ही इल्यूजन देता है, ठीक है। अलग से कोई तरीका नहीं है कि आप स्ट्रिंग से किसी करेक्टर को डिलीट कर। काउंट ऑपरेशन, सर लेंथ भी तो था, हमने कहा लेंथ और काउंट में डिफरेंस पूछा जाता है। काउंट ये कह रहा है कि मैं स्ट्रिंग में कितने करेक्टर हैं ये काउंट नहीं करता हूँ, ये काम तो लेंथ का है। तो ये कह रहा है मैं तो ये काउंट करता हूँ कि आपने मुझसे जिस करेक्टर के अकरेंसेस पूछे कितनी बार है वो बताओ। हमने कहा एक, तो ये मुझे किसका काउंट देगा? सिर्फ और सिर्फ इस करेक्टर का। बताओ इसमें एक कितनी बार है? एक और एक दो, तो हमें ये इसका काउंट लाकर दे दो। तो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी करेक्टर का या किसी सब स्ट्रिंग का काउंट आप निकालना चाहते हैं, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? कैपिटल ए का जीरो, ना कि एरर, क्या ही नहीं, नहीं नहीं है तो जीरो। चलो, तो इस तरह से काउंट एक और ऑपरेशन हो गया हमारा स्ट्रिंग का। अब ये स्ट्रिंग वापस नहीं करता है काउंट, काउंट आपको एक इंटीजर वापस करता है, ठीक है। इट रिटर्न्स काउंट ऑफ करेक्टर एज इंटीजर। काउंट ऑफ गिवन करेक्टर।
क्या मतलब है स्ट्रिप का? ये देखो, मान लीजिए मेरे पास कोई स्ट्रिंग है और यहाँ लिख दिया मैंने स्पेस देकर विराट स्पेस कोहली स्पेस। इस स्ट्रिंग को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो इसमें स्टार्टिंग में स्पेस आ रहा है, मिडिल में स्पेस आ रहा है और लास्ट में स्पेस आ रहा है। तो अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रिप मेथड कॉल करता हूँ तो स्ट्रिप मेथड इस स्ट्रिंग में लीडिंग स्पेसेस, शुरू के जो स्पेसेस हैं उनको लीडिंग स्पेसेस कहते हैं, एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, जो बाद के स्पेसेस हैं उनको ट्रेलिंग स्पेसेस कहते हैं, या लेफ्ट स्पेसेस राइट स्पेसेस ऐसे याद रखो, को हटा देता है, लेकिन बीच वाले स्पेसेस जितने भी आ रहे हैं उनको नहीं हटाता। ऐसा करके नई स्ट्रिंग लाकर आपको देगा, एग्जिस्टिंग में तो चेंज हो गई। ये वाला भी है, शुरू का हट गया और लास्ट वाला हट गया। और अगर आप कहो कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ लास्ट वाला हटाना है, शुरू वाला नहीं हटाना है, तो एस डॉट आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप क्या करता है? ट्रेलिंग या राइट जो स्पेसेस हैं स्ट्रिंग में उनको हटाकर आपको दे देता है। तो शुरू वाला स्पेस होगा, बीच वाला होगा, लास्ट वाला हट गया होगा। पता ही कहाँ चला, हमने कहा यहाँ पर माउस रखो, उसके बाद इसको ड्रैग करो, ड्रैग ही नहीं होगा, यहाँ रखो ड्रैग करो होगा, क्योंकि स्पेस है, यहाँ नहीं है। और अगर सर इसी तरह से कौन सा होना चाहिए फिर एक और, एल स्ट्रिप होना चाहिए। यहाँ है। और कोई अब ये पूछे, बिल्कुल पूछेगा ऐसा सारे हटाने हो तो, बीच वाला भी, शुरू वाला भी, लास्ट वाला भी, तो रिप्लेस का ही यूज करना है। स्ट्रिप इतना ही है, सोचो मैं लिखा है एस डॉट रिप्लेस, क्या हटाना है? स्पेस। तो अब ये तो जितनी अकरेंसेस है सारे हटाता है, जब तक मैं ना बताऊं कितनी अकरेंस हटाने हैं। तो ये एस स्ट्रिंग में जितने स्पेस आएंगे सबको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा, और देखने वाले को लगेगा सारे स्पेसेस हट गए। अभी मैंने 14 ऑपरेशन कराए हैं, तो कितने और हैं? 25 प्लस, मतलब 10-11 ऑपरेशन और रह गए अभी। ठीक है, ये वो है जो जनरली हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई आपसे कहे सर आपको तो पता है, पढ़ा रहे हो बहुत टाइम से, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से ऑपरेशन है स्ट्रिंग के अंदर और कौन सा ऑपरेशन से क्या होता है, जैसे आपने बताया इससे ये होता है, इससे ये होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो तभी तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस चीज की प्रैक्टिस करो, कि कानों से सीखने के साथ साथ आंखों से भी सीखने की कोशिश करो। कि अगर मैं आपको बता दूं कि ये बात यहाँ लिखी हुई है तो पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। अभी क्या, अभी तो पढ़ना नहीं पड़ रहा, मैं बोल रहा हूँ आपके कान सुन रहे हैं, ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, बात चीज आसान लग रही है। एक दिन आएगा कोर्स पूरा हो जाएगा और पाइथन में नई चीज फिर भी आएगी, और नई चीज जब आएगी तो आपके कान से तो ब्रेन तक पहुंचेगी नहीं, फिर आंखों से पहुंचाना पड़ेगा ब्रेन में। उसके लिए पढ़ना आना चाहिए, चलो बता देते हैं।
कि अगर मुझे ये पता करना है कि पाइथन में स्ट्रिंग के अंदर कितने मेथड हैं, शॉर्टकट आइडल में क्या करो, पहले लिखो str, उसके बाद डॉट लगाओ, 2 से 3 सेकंड वेट करो, जितने भी मेथड हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबकी लिस्ट आ जाएगी, डॉट लगा के वेट करो 2 से 3 सेकंड का, आगे सारी लिस्ट, इतने मेथड हैं इसके अंदर। अब इनमें से देखो मैंने कौन कौन से पढ़ा दिए, काउंट पढ़ा दिया एक, फॉर्मेट हो गया 2, और तो सर बहुत कम हुए हैं, हमने कहा देख लो, लोअर हो गया 3, स्ट्रिप हो गया 4, सब गिन लो इसमें कितने, इतने ही है, सारी गिनती आ जाएगी इसमें। ठीक है, अब सर ये तो हो गया ये तरीका कि स्ट्रिंग में कौन कौन से मेथड हैं, इससे पता चल जाएगा। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड क्या करता है ना, उसका काम क्या है, वो हमें स्ट्रिंग वापस करता है या इंटीजर वापस करता है, तो उसके लिए फिर आपको हेल्प फंक्शन यूज करना होगा, और यहाँ लिखेंगे str डॉट उस मेथड का नाम जिसके बारे में पता करना चाहते हो। जैसे मुझे पता करना है कैपिटलाइज के बारे में, तो मैंने कैपिटलाइज लिख दिया। तो कैपिटलाइज को कॉल नहीं करना है, ध्यान रखना, कॉल नहीं करना है, सिर्फ नाम लिखना है str डॉट, जो डेटा टाइप का नाम है वो डॉट, उसका वो मेथड जिसका डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हो, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट से आ जाता है। रिटर्न ए कैपिटलाइज्ड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग, मोर स्पेसिफिकली मेक द फर्स्ट कैरेक्टर हैव अपर केस एंड रेस्ट लोअर केस। ये कहाँ से आया, किस किताब से आया, ये उस किताब से आया है जो उन्हीं लोगों ने बनाई जिन लोगों ने पाइथन बनाई, और उस किताब को मैंने क्या नाम दिया था पहली क्लास में, डॉक्यूमेंटेशन। तो जो पाइथन सेटअप के साथ डॉक्यूमेंटेशन आता है, हेल्प फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन से आप जो रिक्वेस्ट करते हैं सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देता है। हमें बस ये पता होना चाहिए हेल्प से पूछना कैसे है। तो अगर मुझे हेल्प से ये पूछना है कि भाई स्ट्रिंग के इस मेथड के बारे में मत बताओ, पूरी की पूरी स्ट्रिंग के बारे में बताओ, तो ये लो इसमें str लिख दो, अब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग के बारे में बताएगा। इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन आएगा कि आपके आउटपुट में पूरा आ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए इसमें क्या करा, एक बटन बनाकर दे दिया, इस पर क्लिक करो फिर एक्सपेंड होगा पूरा डॉक्यूमेंटेशन। ये लो, अब यहाँ पर ये कुछ ज्यादा दिखा रहा है जो शायद हमारी समझ में आए ना, जैसे यहाँ से पढ़ो मेथड्स, अभी तो ये हमारे काम के नहीं है, तो वो मेथड जो अंडरस्कोर वाले हैं वो हमारे लिए नहीं होते, वो इंटरनल यूसेज के लिए होते हैं। जो हमारे काम का मेथड है वो बिना अंडरस्कोर वाले ये रहे, कैपिटलाइज ये करता है, काउंट ये, तो सारे के सारे सबकी लिस्ट और सबके डिस्क्रिप्शन सब लिखे हुए हैं, जिसके बारे में जानना है पढ़ना है उसके बारे में जान के पढ़। तो इस तरह से अगर फ्यूचर में कोई ऐसा ऑपरेशन स्ट्रिंग पे करना पड़ा जिसको मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया है और आपको वो करना पड़ रहा है और आपको नहीं पता उससे क्या एक्सप्लेनेशन है उसका, तो इस टेक्निक का यूज करके आप कर सकते हैं। इंटरनेट है तो चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल से पूछ लो, इंटरनेट नहीं है तो यही सहारा होगा आपका जब इंटरनेट नहीं होगा तो। चलो फिलहाल आज इतना ही, कल ऑफ रहेगा, परसों स्ट्रिंग को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन लूप के दिए उनको करेंगे।